और अब तक ईरान हॉर्मुज से टोल वसूलने और मोटी कमाई करने का प्लान कर रहा था, लेकिन खुद को हॉर्मुज का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाले ट्रंप भी उसी रास्ते पर निकल चुके हैं। ट्रंप ने पहले हॉर्मुज में फीस वसूलने का ऐलान किया और फिर यू टर्न लेकर इसे निवेश करने के समझौतों पर लेकर चले गए। शब्द भले ही बदल गए, लेकिन अर्थ यही है कि अमेरिका हॉर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर मोटा मुनाफा भी चाहता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल दुनिया के तेल कारोबार पर नियंत्रण और भारी मुनाफे की प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान वॉर उसी प्लान का एक हिस्सा है। हॉर्मुज से एक दिन में सिर्फ 4 जहाज गुजरे। जहाज हॉर्मुज के करीब रडार बंद कर रहे हैं। शिपिंग कंपनियां अपनी पहचान छिपा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है। पाइपलाइंस बन रही हैं। हम बेहतरीन विकल्प लेकर आ रहे हैं, जिनमें टेक्सास और अलास्का भी शामिल है। तो ट्रंप अमेरिका से तेल निर्यात को बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने टेक्सास की चर्चा की है। यहाँ पर्मियन बेसिन और ईगल फोर्ड में तेल का बड़ा भंडार मौजूद है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा तेल भंडार है। हर दिन यहाँ 58 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। यह अमेरिका के कुल तेल उत्पादन का 42% हिस्सा है। अमेरिका के तेल का भंडार न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। अब अमेरिका में तेल का दूसरा बड़ा ठिकाना है अलास्का का नॉर्थ स्लोप। यहाँ हर दिन 4,22,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। अब यहाँ 2 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अलास्का में नूना और पिका के नाम से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट से तेल प्रोडक्शन को 13% बढ़ाया गया है। अलास्का में 800 किलोमीटर लंबी ट्रांस अलास्का पाइपलाइन है, जिससे तेल सप्लाई होती है। ट्रंप रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ईरान के तेल व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। खाड़ी देशों के लिए हॉर्मुज से तेल व्यापार मुश्किल हो रहा है। अमेरिका में इन दिनों तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने का अभियान चल रहा है। टेक्सास और न्यू मैक्सिको में आधुनिक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी तेल कंपनियां वैश्विक आपूर्ति मांग के असंतुलन को देखते हुए नए कुओं की ड्रिलिंग कर रही हैं। 2027 में अमेरिका का तेल उत्पादन हर दिन 142 लाख बैरल करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस वक्त खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद है और वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल कई छोटी बड़ी तेल पाइपलाइन सक्रिय हैं और भविष्य का संभावित मॉडल कुछ इस नक्शे की तरह हो सकता है। यूएई की एडकॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा ये कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का द्वार है। अब यहाँ से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये स्वेज नहर से नहीं, बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजरायल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ से इजरायल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा, जो पहले से 12 लाख मिलियन बैरल तेल रोजाना भूमध्य सागर तक पहुंचा रही है। इस पाइपलाइन से खाड़ी देशों का तेल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। ये स्वेज नहर से तेज, सस्ता और सुरक्षित रास्ता। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी की मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया की बिसात पर ट्रंप ने नया रणनीतिक जाल बिछा दिया है। ट्रंप का सबसे बड़ा दाव यह है कि वो इराक से अमेरिकी सेना को बाहर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कॉरपोरेट जगत की एंट्री तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने जाल तो बिछा दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या अल जैदी इराक के आंतरिक सिस्टम से ईरान के 20 साल पुराने जाल को सच में उखाड़ पाते हैं या नहीं। आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा और निवेश पर बात हुई। अमेरिका और इराक के बीच तेल व्यापार और ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने पर सहमति हुई। अमेरिकी निवेश पर भी चर्चा हुई, जिसमें ट्रंप ने इराक में अमेरिकी कंपनियों के निवेश और नए तेल समझौतों का समर्थन किया। बैठक के दौरान ईरान तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। इसी के तहत अमेरिका ने इराक से 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी तेल कंपनियों को इराक में एंट्री दी जा रही है। ट्रंप ने इराक के साथ रिश्तों को मिलिट्री फर्स्ट से बदलकर बिजनेस फर्स्ट बनाने का संकेत दिया है। इराक तेल संसाधनों से समृद्ध देश है। इराक में तेल का बड़ा भंडार और क्षमता से अमेरिका को बड़ा आर्थिक फायदा होगा, और साथ ही इराक की बिजली और बुनियादी ढांचे के लिए ईरान पर निर्भरता कम होगी, जो सीधे तौर पर इराक के तेल भंडार पर अमेरिकी कब्जे की तरफ बड़ा कदम होगा। अल जैदी राजनीति का नया चेहरा है और पेशे से बैंकर और बिजनेसमैन रह चुके हैं, जो सुरक्षा गारंटी के बजाय आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के एजेंडे के साथ अमेरिका से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं और ईरान के प्रभाव को कम करना चाहते हैं।
इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी की वॉशिंगटन यात्रा का मकसद इराक की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल निर्यात पर निर्भर रखने के बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, नए बैंकिंग सिस्टम समेत नए इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है। इराक की संसद में सबसे बड़ा ब्लॉक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, जो ईरान समर्थक शिया पार्टियों का गठबंधन है। इराक में सरकार किसकी बनेगी और नीतियां क्या होंगी, इसमें इस ब्लॉक की मर्जी सबसे ऊपर रहती है। इराक में ईरान के सशस्त्र गुटों का बड़ा वर्चस्व है, जिसमें कतैब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, हरकत अल नुजबा, बद्र संगठन है। इन गुटों के रहते हुए अमेरिकी बिजनेस इराक में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इराक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सीधे तौर पर ईरान पर निर्भर है। बिजली और गैस ग्रिड का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता है। और ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका बम बरसा रहा है, तो इधर पुतिन ने अपना ब्लैक सी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन की रणनीति यूक्रेन के बंदरगाहों को तबाह करना है। दरअसल पुतिन के कमांडर्स ने यूक्रेन को समंदर से काटने की तैयारी कर ली, जिसमें रूस कामयाब हुआ तो उसे कीव पर कब्जे से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या है पुतिन का प्लान और ओडेसा में रूस ने कैसी तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल यूक्रेन कृषि के मामले में आत्मनिर्भर है। वो दुनिया के बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल है, लेकिन खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यूक्रेन तक इसकी सप्लाई काला सागर के जरिए होती है, जहां से फर्टिलाइजर और ऐसा पोर्ट पहुंचते हैं। फिर यहां से इसकी पूरे देश में सप्लाई होती है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सेना रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें गिराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पैट्रियट का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्द पैट्रियट की आपूर्ति नहीं हुई तो रूसी मिसाइलों से बचना असंभव होगा। और ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए रूस की समुद्री सप्लाई लाइन पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। रूसी जहाजों से लेकर शैडो फ्लीट तक डूब रहे हैं और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ नए रक्षा समझौते कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मैक्रों के साथ राफेल जेट की डील भी की है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ब्लैक सी में रूस के एफएसबी गश्ती जहाज इजुमरूद को समुद्री ड्रोन से डुबो दिया है। यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सिर्फ एक कामिकाज़ी ड्रोन नहीं, बल्कि बहुस्तरीय हमला करने वाली एक पूरी प्रणाली है। पहले समुद्री ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचता है, उसके बाद टोही और एफपीवी ड्रोन उड़कर छिपे हुए ठिकानों की पहचान करते हैं और फिर सटीक हमला होता है। बिना चालक वाली बोट रॉकेट दागती है, यानी गश्त, निगरानी और दुश्मन से मुठभेड़ यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन सब कर लेता है।